जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 13 में पढ़ेंगे कन्वर्जेंस इन मैयर। सबसे पहले मैं आपको मैं आपको करता चलूँ कन्वर्जेंस इन मैयर होती क्या है। फॉर अ गिवन सीक्वेंस एफ एन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन द स्टेटमेंट एफ एन कन्वर्जेस टू एफ can be taken in many different ways. For example, uniform convergence or pointwise convergence. In Meyer space, one can speak of almost everywhere convergence. Another mode of convergence that is frequently used in convergence in Meyer. This is a particular relevance to the theory of probability based to often referred as convergence in probability. ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A sequence of measurable function defined on a set E is said to be convergence in Meyer to a measurable function for each epsilon such that limit of the Meyer set where x is that point where mod of f of n x minus f of x greater than equal to epsilon is equal to 0। अगर मैं आपको सिंपली बताना चाहूँ कि कन्वर्जेंस इन मैयर होती क्या है, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास एक सीक्वेंस होना चाहिए मैयरेबल फंक्शन की जो किसी सेट पर डिफाइंड हो, और वो कन्वर्जेंस इन मैयर टू अ मैयरेबल फंक्शन इफ़ फॉर ईच एप्सिलॉन। मतलब ये कि जिन पॉइंट्स पर हमारी कन्वर्जेंस नहीं होती, जिन पॉइंट्स पर ये देखें हमारी कन्वर्जेंस नहीं है, उन पॉइंट्स का एक सेट बना लें, उस सेट का लें मैयर मतलब m, लेबैग मैयर m, फिर उसकी लिमिट लें तो आंसर क्या है 0। अब आप शायद थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हों कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर के बारे में, लेकिन आप ये देखें इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। एक तो मैं आपको आगे रिज़ल्ट भी बताऊंगा जिससे इसका रिलेशन आपको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर आप यहीं पर देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट एवरीवेयर में लिमिट नहीं होती थी, मेरी बात समझ रहे हैं, उसमें लिमिट इन्वॉल्व नहीं थी। इसमें लिमिट इन्वॉल्व है कि वो तमाम पॉइंट जिन पर हमारी कन्वर्जेंस ना हो, उन पॉइंट्स का जब हम एक सेट बना लें, उसका हम मैयर ले लें तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, n पे लिमिट लगाने, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये भी याद रखना कन्वर्जेंस अगर मैयरेबल फंक्शन हो और वो कन्वर्जेंस इन मैयर हो तो उसकी जो लिमिट है वो भी मैयरेबल होती है, पहली बात। दूसरा ये कि जिस सेट पर डिफाइंड है ई, उसने ऐसी कोई बात नहीं कही कि ई जो है वो मैयरेबल। अब ये अंडरस्टूड है कि ई मैयरेबल सेट है, यहाँ नहीं लिखा हुआ ऑन अ सेट ई एक लिखा हो, लेकिन ये आप देख लेना ये सेट मैयरेबल है। हाँ, अब ये मैयरेबल है तो इसका जो मैयर है वो फ़नाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं। बेशक डेफिनेशन में उन्होंने नहीं लिखा कि ये कौन सा सेट हो, लेकिन ये होगा मैयरेबल सेट, लेकिन हमें नहीं पता कि इसका मैयर फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब रिमार्क में आ जाए 3.2 में, एफ एन कन्वर्जेस टू एफ इन मैयर इफ़ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट लिमिट x सच दैट मैयर m, या इसको हम लेबैग मैयर पढ़ लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। वो पॉइंट्स जिन पर कन्वर्जेंस नहीं है उनका मैयर लें तो लेस दैन एप्सिलॉन हो जाए। देखिए वही आपके अगर मैं लिमिट यहाँ से हटा दूँ, जैसे हम यूजुअली पढ़ते हैं लिमिट का कॉन्सेप्ट कि हम क्या करते हैं कि लेस देन एप्सिलॉन होता है चीज़ हमारे पास, फिर हम जब लिमिट लगाते हैं तो वो इज़ इक्वल टू 0 या जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि एफ एन कन्वर्जेस टू 0 एफ एन माइनस 0 लेस देन, हम लिखते हैं एप्सिलॉन, लिखते हैं ना ऐसे। मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, ये अब सही रहेगा। ठीक है, हम लिखते हैं जैसे एफ एन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन लिखते हैं ना हम इसको, लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको लिखने फॉर ऑल एन, अब इसको एक लिखने का ये तरीका भी है कि आप क्या करें, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू 0 कर दें। जब आप लिमिट हटाएंगे तो एफ एन माइनस 0 किससे लेस हो जाएगा, एप्सिलॉन से। तो ये चीज़ें वही हमारी पुराने कॉन्सेप्ट की हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट्स जिन पर हमारी मैयर नहीं होती, जिन पर हमारी कन्वर्जेंस नहीं होगी, उन पॉइंट्स का मैयर क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, मतलब 0 आर्बिट्रेरी स्मॉल मैयर होगा। ठीक है, फॉर ऑल एन।
कि आप जब एक पर्टिकुलर एन को फिक्स कर देंगे। तो ये हम पहले हम चीज़ें करते रहे। एन एग्जामिनेशन ऑफ द डेफिनेशन गिव दैट अब आप ये देखें कि मैं आपको ये बता भी दूंगा एग्जांपल के थ्रू, लेकिन अगर आप ये ऑब्जर्वेशन देखें, एन एग्जामिनेशन ऑफ द डेफिनेशन गिव दैट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इम्प्लाइज पॉइंट वाइज। ये तो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है कि यार यूनिफॉर्म पॉइंट वाइज होती है, हर पॉइंट वाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर यूनिफॉर्म होती है, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब ये कि हर यूनिफॉर्म पॉइंट वाइज होती है, जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन हर पॉइंट वाइज यूनिफॉर्म नहीं होती। इसी तरीके से हर पॉइंट वाइज यूनिफॉर्म होती है, लेकिन हर पॉइंट वाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर होती है, लेकिन हर ऑलमोस्ट एवरीवेयर पॉइंट वाइज नहीं होती। ये हमें पता है। अब ये सही है, ये हम इस तरह तो जा सकते हैं, लेकिन इस तरह वापस नहीं आ सकते इन जनरल। हाँ, कोई पर्टिकुलर कंडीशन दे दें तो फिर हम ये रिज़ल्ट ट्रू हो सकते हैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इम्प्लाइज कन्वर्जेंस इन मैयर। अब वो ये बताना चाह रहा है कि जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो इम्प्लाइज करती है कन्वर्जेंस इन मैयर में। देखिए कैसे, अब हम देखते हैं। फॉर एवरी एप्सिलॉन या ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सफिशेंटली लार्ज एन वी सी दैट। अब आप ये देखें, अगर हमारे पास, अब आप समझें कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पूरी की पूरी डोमेन पे होती है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है यहाँ पर कन्वर्जेंस हो, जहाँ पर कन्वर्जेंस ना हो। सॉरी, मेरी बात समझ रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये देखें, हमारे पास है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती है पूरी की पूरी डोमेन पर। तो कोई भी ऐसा पॉइंट डोमेन का नहीं है जहाँ पर हमारी कन्वर्जेंस ना हो। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर हमारी कन्वर्जेंस ना हो, तो वो सेट क्या हो जाएगा, खाली सेट हो जाएगा, फाई। अब दोनों तरफ जब आप एम लेंगे, मतलब लेबैग मैयर लेंगे, यहाँ पर भी एम लेंगे, यहाँ पर भी एम लेंगे, तो खाली सेट का मैयर क्या होता है, वो होता है ज़ीरो। अब जब आप लिमिट भी ले लें तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एन इन्वॉल्व ही नहीं है। तो ये फिर क्या बन गई हमारे पास, एफ एन कन्वर्जेस टू एफ इन मैयर। इसका मतलब यह है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इंप्लाई करती है कन्वर्जेंस इन मैयर। चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो सकता है कि 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में मैं दे दूं, लेकिन जो भी पैटर्न होगा पेपर्स का वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही आईएसपी की मैनेजमेंट कोई डेट फाइनल करती है आपके एग्ज़ाम्स की, तो वो मैं आपको जो सिलेबस होगा वो भी बता दूंगा कि कितने नंबर का फ़ाइनल होगा और उसमें कितने लॉन्ग होंगे, और एमसीक्यूज़ टाइप होगा या ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव तो उसमें होगी, लेकिन 12 पेपर से रिलेटेड जो भी इशू होगा वो हम आफ्टर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ आईएसपी फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब देखें, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड देयरफॉर ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जन नीड नॉट अप्लाई कन्वर्जेंस इन मैयर। पॉइंट देखें, यूनिफॉर्म ने तो यूनिफॉर्म जो मैयर था उससे तो हमने साबित कर दिया था कि कन्वर्जेंस इन मैयर भी होती है, लेकिन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो या ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस हो, वो ये इम्प्लाई नहीं करता कि वो कन्वर्जेंस इन मैयर है। चलो देख लेते हैं, ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप ये देखें, ये हम पहले भी काफ़ी दफ़ा सीक्वेंस डिफ़ाइन कर चुके हैं। हम एक सीक्वेंस लेते हैं एफ एन, जो कि आर से ये एक सेट है 0 to 1, और हम डिफ़ाइन करते हैं एफ एन इज़ इक्वल टू करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन n इंटू n+1। अब आप ये देखिए आर में, अब हम ये x पर्टिकुलर x, क्योंकि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है। अगर तो आपको पता है ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है, क्यों, क्योंकि अगर x इस सेट में बिलोंग करता है तो आंसर क्या आएगा, 1, और अगर x इसमें बिलोंग नहीं करता तो आंसर क्या आएगा, 0। ये तो करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं वो पॉइंट्स लेता हूँ आर के जरा समझ, जो इसमें लाई नहीं करते, जो इसमें लाई नहीं करते। मिसाल के तौर पे मैं अगर n को रखता हूँ 1, तो ये सेट क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला सेट क्या हो जाएगा, 1 एंड क्लोज इंटरवल 1 and 2। तो मैं वो x लेता हूँ जो 1 और 2 के दरमियान, 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है और 1 और 2 के दरमियान में भी नहीं है। मैं वो x लेता हूँ आर में से जो इसमें बिलोंग नहीं करते, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो इन जनरल अगर मैं वो वाले x ले लूँ जो इसमें बिलोंग नहीं करते, चाहे n जो मर्ज़ी आप ले लें, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0। तो इसका मतलब है कि वी हैव एफ एन एक्स इज़ इक्वल टू 0 बट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, क्योंकि हम x पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये हमारी होगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, और हर पॉइंट वाइज हमें पता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर भी होती है।
अब हम इसको कन्वर्सली देखते हैं। चलें, अगर तो आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है तो वो पॉइंट्स, ये हमने डेफिनेशन ले ली किसकी, मैयर की, कन्वर्जेंस इन मैयर। अगर ये कन्वर्जेंस इन मैयर होगा पॉइंट वाइज तो इस सेट का आंसर, ये इस सेट का आंसर यानी कि जब इसमें लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ दिस सेट इज़ इक्वल टू 0 आंसर आना चाहिए अगर ये कन्वर्जेंस इन मैयर होगा। चलें देखते हैं। चलें अब हम ये देखते हैं कि एफ एन 0 है तो हमने इसको ऐसे करके लिख लिया। अब देखिए वो पॉइंट जहाँ पर मैयर नहीं है, जहाँ पर कन्वर्जेंस नहीं है, अगर आप इस सेट को देखें वो पॉइंट जहाँ पर कन्वर्जेंस नहीं है, तो किन पॉइंट्स पर कन्वर्जेंस नहीं है, वो पॉइंट्स 0 पे कन्वर्जेंस कब नहीं है, वो पॉइंट जो इसमें इस सेट को बिलोंग करते हैं। जाहिर सी बात है एफ एन कन्वर्जेस टू 0 इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। इसका मतलब है, और 0 को कन्वर्ज नहीं करते तो इसका मतलब है वो इस सेट को बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो इस सेट को बिलोंग करेगा वो कन्वर्जेंस कर जाएगा 1 को, उन पॉइंट्स पर कन्वर्जेंस हो जाएगी 1, और जो पॉइंट्स इस सेट को बिलोंग नहीं करते उन पॉइंट्स पर कन्वर्जेंस हो जाएगी 0। तो 0 कन्वर्जेंस कहाँ नहीं है, उन पॉइंट्स पर जो कि इस सेट को बिलोंग करते हैं। तो ये सेट को बिलोंग करने का मतलब है ये सेट एज इट इज़ इट्स सेल्फ ही है पूरा का पूरा। तो जब n इंटू n प्लस 1 का जब हम मैयर लेते हैं तो वो क्या होता है, मैयर क्या होता है, n प्लस बेसिकली लेंथ होती है, तो n प्लस 1 माइनस n आंसर आ गया 1, और लिमिट जब आप n लेते हैं तो आंसर क्या आ गया 1। तो ये तो आंसर 0 आना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कन्वर्जेंस इन मैयर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली एग्जांपल आप खुद करें, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है लेकिन ये आपने खुद करनी है। असाइनमेंट में आपको नहीं दे रहा लेकिन आपने खुद करनी है, पेपरों में ये आ सकती है। नेक्स्ट आपके पास प्रपोजिशन है। अब देखें ये द नेक्स्ट 2 प्रपोजिशन शोज़ दैट द रिलेशन बिटवीन कन्वर्जेंस इन मैयर एंड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। चलेंगे अब हम ये प्रपोजिशन पर कि अगर कोई भी सीक्वेंस हो आपको मैयरेबल फंक्शन की जो किसी सेट ई पर डिफाइंड हो फाइनाइट मैयर, और वो क्या करता हो ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो, तो फिर हमारे पास कन्वर्जेंस क्या हो जाती है इन मैयर। देखें इन जनरल ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो है वो कन्वर्ज नहीं करता, एफ एन डज नॉट कन्वर्जेस टू एफ इन मैयर। इसी तरीके से एफ एन कन्वर्जेस टू एफ इन मैयर डज नॉट इम्प्लाइज एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये जैसे ये इस एग्जांपल से आपको पता चलेगा। लेकिन वो कहता है कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्जेंस जो है कन्वर्जेंस इन मैयर बन जाती है अगर आपके पास जो सेट ई है उसका मैयर क्या हो, फाइनाइट हो। चलो देख लेते हैं, अब उसका प्रूफ देख लेते हैं। छोटा सा प्रूफ है। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव, देखिए हम वो पॉइंट्स लेते हैं, अब हमारे पास कन्वर्जेंस क्या है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, तो हम वो पॉइंट्स लेते हैं जहाँ पर कन्वर्जेंस नहीं है, उसका नाम हम क्या रख लेते हैं an। जब आप a1 लिखेंगे तो f1x माइनस f(x) ग्रेटर देन एप्सिलॉन, a2 लिखेंगे तो a2x माइनस f(x2) ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ये हमने एक an डिफ़ाइन कर दिया। अब हमने क्या किया, बेसिकली एक के हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने ये इसकी जितने भी ये an है, a1 होगा, a2 होगा, a3 होगा, जितने भी a4 होंगे, इनका यूनियन ले लिया, उस यूनियन का नाम हमने रख दिया bn। ठीक है, क्लियरली द सीक्वेंस bn इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जी, अब ये डिक्रीजिंग क्यों है इसको समझना, ये चीज़ हम पहले भी कर चुके अगर आपको याद हो। देखिए अगर जब आप n को रखते हैं 1, पहले n को रखे 1, तो a1 ये a1 आ गया, तो इसका मतलब है f1x माइनस f(x). तो ये देखें f1x माइनस f(x) ये बड़ा सेट बनेगा, f2x माइनस f(x) छोटा सेट बनेगा। क्यों, देखें ना f1 से देखें f1 फिर ग्रेड ये होता है f2, इससे नेक्स्ट टर्म होती है, इससे नेक्स्ट टर्म होती है f3 एंड सो ऑन। तो जाहिर सी बात है f1 और n में पड़ी होती है कहीं जाके fn, अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, तो इसका मतलब है f1 का फासला ज़्यादा है टू f निस्बतन f2 टू f। क्यों, क्योंकि हम बढ़ते जा रहे हैं, f2 बड़ा है, फिर f3 बड़ा है, फिर f4 बड़ा। इसका मतलब है f1 टू fx a1 बड़ा है, जैसे से n बड़ा होता है दर हकीकत हमारा सेट छोटा होता रहता है। सही है, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी कोई इशू हो तो फिर लेक्चर के दौरान मुझसे आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह
मैं रिटर्न फॉर्म में भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। रट्टा नहीं मारना को समझना। तो जितना जितना आपके n बढ़ता है बेसिकली आपका सेट छोटा होता रहता है। तो ये bn क्या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अच्छा, अब आपको ये बात पता, अच्छा अब ये हम एक सेट a है, ये ए सेट a वो है कि वो पॉइंट जिस पर हमारा फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज नहीं करता, कन्वर्जेंस नहीं है, सॉरी, मतलब हो सकता है ना हमारे पास, ये देखें कन्वर्जन ऑलमोस्ट एवरीवेयर है ना, तो वो पॉइंट्स, ये वो पॉइंट्स है जिस पर हमारी कन्वर्जेंस नहीं है। उस सेट का नाम मैंने क्या रख दिया, ए। तो ज़ाहिर सी बात है ए एन जो है वो ए का तो ज़ाहिर सी बात इसका सबसेट ही होगा ना, क्योंकि ए तो सबसे बड़ा सेट है। ए में तो वो दुनिया के वो तमाम पॉइंट्स हैं जिस पर हमारी कन्वर्जेंस नहीं है। तो इस ए में से ही हमने A1 उठाया, फिर A2 उठाया, फिर A3 उठाया, फिर A4 उठाया। तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि ये जो हम अगर इसका यूनियन भी ले लें तो ये बी एन के बराबर है। तो यूनियन ऑफ बी एन किस में कंटेन होती है, ए में। क्यों? क्योंकि ए तो वो तमाम बड़ा सेट है जिसमें हमारी कन्वर्जेंस होती ही नहीं है। फिर हमने उसमें से ये सीक्वेंस ए एन, एक पर्टिकुलर एन फिक्स किया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर एन फिक्स किया तो A1 आ गया, फिर एक पर्टिकुलर एन फिक्स किया तो A2 आ गया, एक पर्टिकुलर एक एन फिक्स किया तो A3 आ गया। तो ये तो फॉर ऑल एन है, तो पर्टिकुलर एन वाले फॉर ऑल में तो कंटेन करेंगे ही, फॉर ऑल एन के लिहाज से। तो ये इसमें कंटेन कर जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ बी एन इनका इंटरसेक्शन किस में कंटेन कर जाएगा, ए में, जाहिर सी बात है। तो ये मैंने आपको इसकी एक रीज़न दे दिया है। बाय हाइपोथेसिस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ क्या है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर है तो वो पॉइंट जिन पर कन्वर्जेंस नहीं है उन पॉइंट्स का मेजर क्या होगा, 0। तो इसका ए वो सेट है जिस पर हमारी कन्वर्जेंस नहीं है, ए वो सेट है जिस पर हमारी कन्वर्जेंस नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ए है, तो अगर अब हम दोनों तरफ अगर मेजर लेते हैं तो एम ऑफ सॉरी तो इस इंटरसेक्शन ऑफ बी एन इज इक्वल टू 0। अब आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा थ्योरम 3.5 का फर्स्ट कंपोनेंट कि जो आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है ये लिमिट की फॉर्म में बाहर आ जाती है। तो लिमिट एन एफ एम ऑफ बी एन इज इक्वल टू 0। तो हमें ये बात पता है कि ए एन जो है वो किस में कंटेन होती है, बी एन में। ए एन इज़ अ सबसेट ऑफ बी एन। ज़ाहिर सी बात है बी एन तो यूनियन है तमाम ए एन की, तो हर ए एन अपने यूनियन में तो हो गई। तो ए एन किस में कंटेन करता है, बी एन में। तो जब आप इधर भी लिमिट एम लेंगे, इधर भी एम लेके लिमिट लेंगे, तो इसका तो आंसर बी का जो आंसर है वो तो 0 है। तो लिमिट एन एम ऑफ एन इज़ इक्वल टू 0। तो देखें ये प्रूफ हो गया हमारा कन्वर्जेंस इन मेजर। तो ए एन क्या था, यहाँ पे हमने ए एन की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, प्रपोजिशन है 3.5। इफ़ अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन कन्वर्जेंस इन मेजर देन लिमिट फंक्शन इज़ यूनिक। तो ये वो है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसकी जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है। तो इस तरह पॉइंट वाइज में भी, अब यूनिफॉर्म में भी ऐसा ही होता है कि, लेकिन पॉइंट वाइज में अगर तो पॉइंट वाइज भी यूनिक होती है कि अगर 0 कन्वर्ज कर रहा है एक्स के लिहाज से तो 0 पे है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर की भी यूनिक होती है कन्वर्जेंस। तो इस तरह कन्वर्जेंस इन मेजर की भी यूनिक होती है, जिसे आपने यूनिफॉर्म की पढ़ी, पॉइंट वाइज की, ऑलमोस्ट एवरीवेयर की। अच्छा, इस तरीके से लिमिट फंक्शन इज़ यूनिक ऑलमोस्ट एवरीवेयर देखें ना, लिमिट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो देखिए अगर अब मैं लेट कर लेता हूँ कि जनाब एफ एन जो है ना वो 2 फंक्शंस को कन्वर्ज करता है, इसकी लिमिट यूनिक नहीं है। किसको कन्वर्ज करता है, एक तो एफ़ को करता है, दूसरा किसको करता है, जी को इन मेजर में। देन तो फिर लिमिट एन, तो फिर क्या होगा कि अगर ये कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर नहीं है, कि देखें इफ अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन कन्वर्जेंस इन मेजर, तो कन्वर्जेंस इन मेजर, तो वो पॉइंट जिस पर कन्वर्जेंस नहीं है, वो पॉइंट्स जिस पर कन्वर्जेंस नहीं है उसका आप बैग मेजर लें और फिर लिमिट लें, तो बाई डेफिनेशन आंसर क्या आना चाहिए, 0। सिमिलरली इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, 0। नाउ वी शो दैट, अब हमने ये शो करना है कि एफ इज़ इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, क्योंकि लिमिट्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब हमने ये प्रूफ करना है बेसिकली कि ये जो एफ इज़ इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट्स जहाँ पर ये इक्वल नहीं होते उन पॉइंट्स का मेजर क्या होना चाहिए,
ज़ीरो। समझ आ गई है? वो पॉइंट जहाँ पर ये आपस में इक्वल नहीं होते उनका, उन पॉइंट्स का मेजर क्या हो, ज़ीरो। ये हमने प्रूफ करना है। चलें जी, एफ माइनस जी है तो ये स्टेप उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है। आप इसमें क्या करें, आप एफ एन को ऐड भी कर लें, सब्ट्रैक्ट भी कर लें, फिर उस पर मार ले लें। फिर वो आपको पता है ए प्लस बी का मार लेस देन इक्वल टू ए मार प्लस बी मार, ये उन्होंने डायरेक्ट कर लिया है। ये वही काम है जो हम पहले करते रहे हैं रियल वन में भी। जब हम कोई चीज़ वो ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, फिर वो हम मार ले लेते थे, फिर वो हम लिखते थे ए प्लस बी मार लेस देन इक्वल टू ए मार प्लस बी मार। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे लेक्चर के दौरान पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप क्या करें जनाब, अब ये देखें, तो ये आप ये देखें कि एफ एन एफ माइनस एफ एन किससे बड़े हैं, एप्सिलॉन से बड़ा है। एफ एन माइनस जी किससे बड़ा है, एप्सिलॉन से ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है। तो इसका मतलब है कि ये इस एक एप्सिलॉन ये हो गया, ये वाला एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन ये, तो ये ग्रेटर देन हो गया किससे, टू एप्सिलॉन से। ठीक है, अब मुझे ये टू एप्सिलॉन से ग्रेटर तो हो गया। अब आप ये देखें, अब ये था हमारे पास एक नंबर, माड एक नंबर होता है। अब हम आ गए सेट की फॉर्म में। तो सेट की फॉर्म में आपको पता है कि जो प्लस होती है वो यूनियन में बदल जाती है, कंटेनमेंट आ जाती है। मतलब अगर ये सेट इससे भी छोटा है, प्लस इससे भी छोटा है, तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है, ये वाली, ये किस में बदल जाएगी, कंटेनमेंट में। और ये प्लस किस में बदल जाएगा, यूनियन में। क्यों, क्योंकि ये सब हैं तो डिसजॉइंट। एफ ये सब क्या है, एक्स के लिहाज से डिसजॉइंट है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, ये एप्सिलॉन आ गया, और ये भी आपके पास एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, क्यों प्लस, फिर बता रहा हूँ, सेट आ गया ना, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये किस में बदल जाएगी, कंटेनमेंट में, और प्लस किस में बदल जाएगा, यूनियन में। आपको पता है सेट में हमारे पास जमा नफ़ी तो नहीं होता, वहाँ पर कंटेनमेंट होती है और वो यूनियन होता है। ठीक है, तो अब आप दोनों तरफ अगर एम ले लें, इधर भी आपको पता है छोटे सेट का मैयर छोटा होता है, बड़े सेट का मैयर बड़ा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एम लूँ तो ये अब जब एम लेने से अब ये एक नंबर बन जाएगा, तो अगेन ये कंटेनमेंट वो लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि आप अगेन नंबर्स में चले जाएंगे। तो ये इससे छोटा और ये प्लस, और ये फिर यूनियन अगेन प्लस में। तो ये देखें, अब ये मुझे बताएं इसका आंसर क्या है जब आप दोनों तरफ लिमिट लेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें, इधर भी लिमिट ले लें एन, इधर भी एन अप्रोच इन्फिनिटी, इधर भी एन अप्रोच, इधर भी एन अप्रोच इन्फिनिटी ले लें, इधर भी एन अप्रोच इन्फिनिटी। इधर जब आप लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी लेंगे, किस में, इधर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स में, इस वाले टर्म में। तो इधर तो हमारे पास एन है ही नहीं, तो इधर तो लिमिट लेने का कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब हम इधर लिमिट लेंगे और इधर लिमिट लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो, इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो, और इसका भी आंसर ज़ीरो। तो इसका हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब इसका आंसर ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि वो, अब ये देखिए, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू एप्सिलॉन मैयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वो पॉइंट जहाँ पर इक्वल नहीं होते, अगर तो इक्वल होते तो वो लेस देन टू एप्सिलॉन आ जाता ना। अब ये बड़े हैं एप्सिलॉन से, इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है। तो वो पॉइंट जहाँ पर ये इक्वल नहीं है उनका मैयर क्या हो गया है हमारे पास, ज़ीरो। तो यही हमने प्रूफ करना था। चलें, अगर कोई इशू हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा लेक्चर के दौरान। ओके, अस्सलाम वालेकुम।